नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एग्जाम 2024 की 841 जो टोटल जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ये सीरीज एंडिंग की ओर है। आज यहाँ पर स्टैटिक जीके के जितने भी सवाल विविध और स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं रेलवे 2024 एग्जाम्स के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन देखने वाले हैं। कुछ हटकर नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, नया पैटर्न पता चलेगा। आगामी एनटीपीसी हो गया, अभी आरपीएफ कांस्टेबल है, नेक्स्ट ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल है। और जिसने भी ये 841 जीके जीएस के क्वेश्चंस की ई बुक हमारे वेबसाइट या ऐप से ली है ना, इसमें एक अपडेट किया गया। पहले एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड नहीं थे, अभी बुक्स, ऑथर, आर्ट, कल्चर्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इन सभी के एक्स्ट्रा फैक्ट साइंस वगैरह के ऐड कर दिए गए हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट की पीडीएफ आप दोबारा डाउनलोड करेंगे ना, ऐप या वेबसाइट जहाँ से भी आपने पहले की है, तो अपडेटेड वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सेशन आगे कंटिन्यू करें। इस बीच आपके लिए बेहतरीन डील, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक लक्की व्यूवर हो। महाशिवरात्रि की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। 26 से 28 फेब के बीच में यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो ना, लोवेस्ट प्राइस आपको टीटीजी के कूपन कोड से मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने चेक किया तो पास प्रो मैक्स है ना, जो लगभग 1000 के आसपास आफ्टर डिस्काउंट पड़ रहा था, अभी यहाँ पर 439 में बहुत ज़्यादा कम प्राइस इसकी कर दी है पास प्रो मैक्स की। तो टीटीजी के कूपन कोड से दोनों पर ऑफर मिल जाएगा। ये डील केवल 28 फेब तक है, उसके बाद वही प्राइस आपके 615 रुपये ना, वो हो जाएगी। तो अभी मिनिमम और हाफ प्राइस में ये डील मिल रही है। इसमें ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, सभी रेलवे एसएससी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी एक ही पास प्रो में। बिल्कुल चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल टेस्ट है, उनका बेहतर रूप से विश्लेषण आपको करना है। कहाँ कमी है, समय रहते आप सुधार करते हुए तैयारी करेंगे, जरूर आपका सिलेक्शन हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिएगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो ये 841 जीके जीएस की सीरीज है ना, इनमें से आपका बुक्स एंड ऑथर का वीडियो हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर का, इकोनॉमिक्स को छोड़ देना, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक का आज आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर आरपीएफ, एसआई और जेई में 35 क्वेश्चंस स्टैटिक के पूछे गए हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस पीडीएफ में डाले गए, तो वहाँ से आप देख लेना। तो स्टैटिक जीके हो गए या फिर जो जीके जीएस के क्वेश्चंस है ना, ये केवल आरपीएफ, एसआई और जेई में पूछे गए हैं। बाकी सभी में एएलपी टेक्नीशियन में आपके करंट अफेयर्स के सवाल थे जीके जीएस में। तो इन सभी चारों एग्जाम्स के करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप ई बुक में डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो भी पूरा 11 घंटे का वीडियो डाला हुआ करंट अफेयर्स का, वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर करंट के 684 क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वेरी यूजफुल रहेंगे। जो भी इंपोर्टेंट रिपोर्ट है, सवाल रिपीट हुए थे, वो भी इसमें इंक्लूड है। टीटीजी के कूपन कोड से आप ऐप या वेबसाइट से इस ई बुक को लेंगे तो महाशिवरात्रि पर ऑफर चल रहा है, लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी प्रकार रेलवे एग्जाम 2024 में टोटल 1585 के आसपास क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1582 क्वेश्चंस आपको ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और चैप्टर वाइज एनसीईआरटी हमारी वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। टीटीजी के कूपन कोड से डिस्काउंट लीजिएगा। बाकी जो अपना रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस स्पेशल कोर्स से टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 का, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। कक्षा 6 से 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पल के पिछली बार जो सवाल पूछे गए थे उस पर आधारित पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। और रेलवे 2024, 18, 22 में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए एक्स्ट्रा फैक्ट से, वो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट भी रहेंगी। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी के 100 कूपन कोड आप अप्लाई करना, वहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, एक सेशन पूरा आपके अनुपमा मैम के द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है, आप एंड तक बने रहिएगा। वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। मेरा नाम है अनुपमा और मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ रेलवे पीवाई क्यू सीरीज में। चलिए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आरपीएफ एसआई का 30 क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छे से हम डिटेल में करने वाले हैं, है ना। अगर आप बुक्स एंड ऑथर देखेंगे तो उसमें एक एक बुक्स और ऑथर को मैंने रिलेट करके याद करवाया है, तो आप जाके बस प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां से आपको सारे ही क्लास मिल जाएंगे। देखिए यहाँ है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टेटली का अधिग्रहण किया। मतलब टेटली कंपनी का अधिग्रहण टाटा टी ने किस वर्ष किया। तो ये अधिग्रहण 2000 में हुआ है। ये जो टाटा टेटली, ये जो टेटली है, ये चाय पैकेजिंग का मुख्य रूप से कार्य करती थी, है ना। चाय पैकेजिंग का, चाय पैकेजिंग का इसका मुख्य रूप से कार्य था। 1992 में इस कंपनी का स्थापना हुआ था। दोनों कंपनी के बीच में अगर हम बात करें तो 50-50% का जो है बिजनेस पार्टनरशिप था, ठीक है। अब इसके अधिग्रहण के बाद
अब ये टाटा टी की सहायक कंपनी बन गई है। तो यहाँ सारा डिटेल है, आप पीडीएफ अगर परचेज़ करेंगे तो इसको कई बार रिवाइज़ कर पाएँगे। ठीक है? 2000 में टेटली के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप टाटा टी की सहायक कंपनी बन गई है। टाटा टी और टेटली के बीच में रेशियो क्या था, ये बिज़नेस का 50-50% था। ठीक है? टाटा टी मुख्य रूप से चाय की थैली का पैकेजिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और मेन इसका जो कारोबार था पश्चिमी एशिया और पोलैंड वाले क्षेत्र में था। 1992 में इस कंपनी का स्थापना हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संगठनों को खाद्य सुरक्षा की का प्रबंधन करने का एक आधार प्रदान करता है? देखिए, हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, खाद्य पदार्थ हो या कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सेवा लेते हैं, तो उसका एक अंतरराष्ट्रीय मानक फिक्स किया जाता है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। ठीक है? ये संस्था का स्थापना 1947 में हुआ था, जिनेवा में इसका। ये जो आईएसओ आप देख रहे हैं, तो आईएसओ का स्थापना जो है 1947 में हुआ था, है ना? इसका जिनेवा जो स्विट्जरलैंड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। ये किसी भी सेवा का, एक बार जिनेवा, है ना? इसका जिनेवा हो गया हेडक्वार्टर। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, खाद्य पदार्थ हुआ या इस्तेमाल करने वाले जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट हुआ या फिर कोई भी सर्विस दिया जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि एक सही मानक क्या होना चाहिए। अगर उस मानक पे वो प्रोडक्ट फिट बैठता है मतलब सही है। अब देखेंगे कि ये अलग-अलग चीज़ से, अलग-अलग सेवाओं से, अलग-अलग वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा से पूछा हुआ है। तो खाद्य सुरक्षा से जो जुड़ा हुआ है आईएसओ स्टैंडर्ड, ये है 22,000 आईएसओ 22,000। ठीक है? हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? पर्यावरण। पर्यावरण गुणवत्ता से संबंधित है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? प्रयोगशाला से। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रयोगशाला में किसी भी चीज़ का अगर प्रयोगशाला में उसका प्रमाणित कर दिया जाता है, तो उस चीज़ पे हमको विश्वास हो जाता है। तो वो प्रयोगशाला की जो गुणवत्ता है, प्रयोगशाला जो है, उस पे विश्वास किया जाए या नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड पे फिट बैठता है या नहीं, ये भी तो ज़रूरी है ना? तो ये प्रयोगशाला की गुणवत्ता से संबंधित है। इसकी हम बात करें तो कोई भी व्यवसाय से संबंधित दक्षता या फिर जो ग्राहक संतुष्टि है उससे संबंधित है। तो ये सारे अलग-अलग फील्ड से संबंधित है। जैसे आपसे पूछा जाए 5001 क्या है? किससे संबंधित है? आईएसओ स्टैंडर्ड जो 5001 है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ऊर्जा मैनेजमेंट से है। ठीक है? ऊर्जा मैनेजमेंट से है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो 2005 में प्रकाशित हुआ था खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित संगठनों में सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए जो प्रधार प्रदान किया गया था, वो आईएसओ 22,000 था। ठीक है? ठीक है। अब आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है? स्थापना इसकी 23 फरवरी 1947 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। 1-2 का आप अगर कमेंट करके बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। और देखिए, जब वीडियो लंबा होता है तो आप एक बार में नहीं देख पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि अभी आपने इस वीडियो का 1 घंटा देखा, है ना? तो 1 घंटा आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। तो अगली बार आएँगे तो फिर वहाँ से आप शुरू कर लेंगे। तो एक थोड़ा-सा होगा कि आपको भी देखने में सुविधा होगा और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएँगे। और ये पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा हमारे वेबसाइट से या फिर ऐप से। ऐप तो आपको ज़रूर ही डाउनलोड करना चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन वगैरह का टेंशन खत्म हो जाएगा। हर चीज़ से आपको अपडेट किया जाएगा। और साथ में पीवाईक्यू तो हम अच्छे से कवर कर ही रहे हैं। ठीक है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है, उत्पादक मतलब कोई भी उत्पाद हो, सेवा हो या और प्रणालियों की गुणवत्ता सुधार और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मानक तय करता है। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकता है, तो उसकी गुणवत्ता, सुधार और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ये तय करता है। ठीक है? देखिए, लागू करने का काम नहीं है इसका, है ना? बस ये बता दिया कि देखिए ये जो खाद्य पदार्थ है, कोई भी पार्टिकुलर खाद्य पदार्थ है, इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना? अगर उसपे फिट बैठता है मतलब वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित है हेल्थ के लिए, है ना? कोई भी बीमारी उससे नहीं होगा, वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि यह दुनिया भर में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए मानक तय करता है। विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में
उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करता है। ये ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित हो सकता है, सामाजिक ज़िम्मेदारी, चिकित्सा उपकरण और कई उद्योगों में लागू होता है। जैसे कि आपने यहाँ ऑप्शन में ही आपको बता दिया हमने कि 4 फील्ड से ये रिलेटेड 4 फील्ड का ये आपको आईएसओ स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर इससे संबंधित जैसे है ये आईएसओ 14000 है, पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित सारी उसमें शर्तें लिखी हुई हैं। क्या कैसे आप सुधार कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट लेने का भी वो एक होता है, प्रोसेस होता है। देखिए, एक-एक करके हम जो ऑप्शन में आपने देखा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आईएसओ 22000। ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में जोखिमों को कम करता है, सुरक्षित भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। आईएसओ 22000 के फायदे क्या हैं? तो ये जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य घटक को शामिल करता है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है कि कैसे टाइम टू टाइम चीज़ों में सुधार भी होने चाहिए ना, तो ये निरंतर सुधार को भी बढ़ावा देता है। मतलब अपडेट करते रहता है ये, है ना? अपने स्टैंडर्ड को। अच्छा, उसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए एक व्यापक लागत प्रभावी ढांचा भी प्रदान करता है। ठीक है? चलिए। अब इसके ये भी फायदे होते हैं कि अगर आप इस स्टैंडर्ड पर फिट बैठने वाले प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, खाते-पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जैसे खाने-पीने की चीज़ें, तो खाद्य जनित बीमारियाँ आप नहीं होंगी, है ना? बेहतर स्वास्थ्य रहेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा हेल्थ का, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में भी एक ये मदद आईएसओ 22000 के तहत प्रमाणन लेने के लिए संगठनों को खाद्य सुरक्षा प्रणाली में किसी भी लागू खाद्य सुरक्षा से संबंधित वैधानिक और नियामक मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। मतलब जो भी उसके स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं, उस पे उसको खरा उतरना पड़ता है। मतलब उसके अनुसार उसको फिट होना चाहिए। आईएसओ 14000 की बात करें तो ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक श्रृंखला है। यह संगठन को पर्यावरण नियमों का पालन करने प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने और स्थिरता के साथ काम करने में मदद करता है। मान लीजिए कि आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, है ना? कि जैसे आपको मान लीजिए कि तैयारी ही करना है या फिर आप पर्यावरण से संबंधित ही समझिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, लेकिन प्रदूषण प्रदूषित कर नहीं करने के लिए आपको क्या-क्या काम नहीं करना चाहिए और उसको स्वच्छ रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये आपको पता तो होना चाहिए ना? तो ये जानकारी देने का ये काम करता है, ठीक है? आईएसओ या आईईसी 17025 एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। ये परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है। मतलब जो प्रयोगशाला होता है उसकी गुणवत्ता का ये एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है। इसके मानक के मुताबिक प्रयोगशाला को अपनी क्षमता और निष्पक्षता साबित करनी होती है, तभी आप उससे प्रयोगशाला से कुछ भी चीजें अगर बाहर आती है, तो उस पे आप विश्वास कर पाएंगे। ठीक है? आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन और आश्वासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक सेट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने विकसित किया है। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है व्यावसायिक दक्षता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में मदद करता है। तो बस मोटा-मोटी एक चीज़ आपको याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है? मोटा-मोटी हमने आपको यहाँ बता दिया, ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आईएसओ 22000 किससे जुड़ा हुआ है? तो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से। आईएसओ पर्यावरण गुणवत्ता से। आईएसओ किससे है? तो ये प्रयोगशाला गुणवत्ता से है और आईएसओ 9000 किससे जुड़ा हुआ है? इसके साथ ये भी याद रखिएगा 5000 एक जो है ये ऊर्जा मैनेजमेंट से है और ये किससे है आपका व्यवसाय दक्षता से, है ना? ग्राहक संतुष्टि से। स्थापना इसकी कब हुई थी? 23 फरवरी 1947 को। आईएसओ मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नंदी कलंबकम कविता में कितने छंद हैं? देखिए साउथ इंडिया से अगर कोई सवाल पूछा जाता है वहाँ के साहित्य से या फिर राजा से तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते भी नहीं हैं और इतने छोटे-छोटे आपको राजा मिलेंगे कि उनकी जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब याद रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बाबर का पढ़ना है या मुगल काल पढ़ना है तो उसमें लंबा-लंबा काल रहा है, तो थोड़ा-सा आपको कम दिक्कत होता है। वहीं जब मुगल काल में जो छोटे-छोटे टर्म के लिए आए हैं शासक, रूलर उनको याद करना कितना मुश्किल होता है, तो इसी वजह से साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ना या साहित्य पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतनी गहराई में पूछा हुआ है कि बहुत कम ही लोग इसको आंसर कर पाए होंगे सही-सही।
है ना? नंदी कलंबकम की हम बात करें तो ये संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है? अच्छा, इसमें कितने छंद पूछे गए हैं ना, तो छंद देखिए, छंद कितने हैं? 80। अगर एग्ज़ाम में पूछे जाने से पहले अगर आपको कोई छंद वगैरह बताता भी तो आपको लगता है कि क्या बेकार सवाल है, ऐसे सवाल थोड़ी पूछे जाएँगे। लेकिन देखिए रेलवे कहाँ-कहाँ पहुँच जाता है। तो इसमें 80 छंद है, संस्कृत में लिखा हुआ है और पल्लव शासक थे, पल्लव शासक थे, नंदी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो नंदी वर्मन द्वितीय, है ना? पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय थे। इन्हीं के बारे में, इनके प्रशासनिक व्यवस्था, इनके शौर्य के बारे में, इनके दरबार के बारे में, इन्होंने जो भी कैसे राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित किया, मतलब इनकी सारी तारीफ की हुई है इस पे, ठीक है? तो आपको एक कभी आपसे पूछ ले आगे सवाल कि नंदी कलंबकम किसके बारे में लिखा हुआ है, तो नंदी से आपको हिंट मिल जाएगा, किससे है? नंदी वर्मन द्वितीय से, ठीक है? नंदी वर्मन द्वितीय से पल्लव शासक थे ये। तमिल साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है ये, है ना? तो 80 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब एक-एक चीज़ यहाँ पे देखिए छंद पूछा है, तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसका, इसमें व्याकरण कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। एक-एक चीज़ को हम बट बहुत डिफाइन करके अच्छे से देखने वाले हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब ये किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, क्या है इसमें? तो नंदी कलंबकम जो है तमिल साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में इसमें बताया गया है। प्राचीन तमिल और संस्कृत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। ये संस्कृत में रचित है, आपको पहले ही बताई थी। भक्ति और शौर्य काव्य से के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? शौर्य मतलब राजा के बारे में बताया रहता है, उनकी वीरता के बारे में बताया हुआ रहता है, उसके बारे में, है ना? उनकी कैसे-कैसे उन्होंने मतलब उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी बहादुरी के बारे में एक तरह से समझ लीजिए कि कैसे उन्होंने बाहरी आक्रमण से बचाया, कैसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट किया। ये इस राजा की संस्कृति मतलब इस टाइम की संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में, प्रशासन के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है? चलिए। नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में आप जानना ज़रूरी है क्योंकि अब नंदीवर्मन से संबंधित है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये पल्लव शासक थे और कहा जाता है कि ये अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे यानी कि प्रसिद्ध इस वंश के प्रसिद्ध अंतिम राजा माने जाते हैं। इनका शासनकाल 720 ईस्वी से 790 ईस्वी तक रहा था। इनको पल्लव मल भी कहा जाता था। पल्लव मल। इन्होंने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का स्थापना किया था। इनका उपनाम याद रखिएगा, इनको मतलब क्या उपाधि दी जाती थी एक तरह से या फिर इनको किस नाम से और पुकारा जाता था तो मल्लव मल सॉरी पल्लव मल के नाम से जाना जाता था। तिरुपरमेश्वर विन्नगरम का निर्माण करवाया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये दंती दुर्ग की बेटी रेवा से शादी किए थे। इसके इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा दंती वर्मन उत्तराधिकारी बनता है यानी कि शासक। ठीक है? तो यहाँ पे बस इनसे याद रखना है कि नंदीवर्मन से संबंधित है ये कविता, ठीक है? नंदीवर्मन किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के थे। शासनकाल इनका 720 से 796 था। इनके बाद जो उत्तराधिकारी बना दंती वर्मन बना था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदीवर्मन तृतीय ने ही करवाया था। चलिए, अब इस कविता का थीम क्या है? मतलब इसमें विषय क्या है? किस बारे में बात किया हुआ है? तो ये जो है स्तुति काव्य है एक तरह से, ठीक है? स्तुति काव्य मतलब राजा के बारे में, राजा मतलब वर्मन द्वितीय के बारे में बताया गया है, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनकी महानता की गाथा इसमें गाई गई है, ठीक है? सैन्य पराक्रम, इनकी सांस्कृतिक योगदान क्या था, प्रशासनिक ये सब चीजें पढ़ लिए हैं, मतलब विषय वस्तु को मतलब कि इसका विषय क्या है, किस बारे में ये बात कर रहा है, तो ये भी आपको मोटा-मोटी पता चल गया। साहित्यिक महत्व की बात करें, साहित्यिक महत्व क्या है? तो सबसे पहले तो ये कलम्बकम जो नाम है, कलम्बिकम, तो नंदी कलम्बकम है, ये कलम्बकम शैली में लिखी हुई है। कलम्बकम शैली क्या होता है? तो इसमें कई सारे रसों का मिश्रण होता है, जैसे कि श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, करुण हो गया, तो कई सारे रसों का मिश्रण होता है। तो कलम्बकम शैली की ये विशेषता होती है। अब श्रृंगार रस में क्या होता है? एक तरह से ऐसे समझिए कि श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार तो आपकी सुंदरता बढ़ाती है ना, श्रृंगार से सुंदर बनता है आदमी। तो इसी तरीके से दरबार की सुंदरता के बारे में, दरबार कैसा था, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। वीर रस में होता है कि बहादुरी के बारे में शौर्य गाथा होता है, राजा की शौर्य गाथा होती है या फिर उस टाइम के शौर्य गाथा इसमें होती है ना? अब दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के गौरव को दर्शाने वाली रचनाओं में से ये एक है। उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धि, अब हर चीज हमने देख लिया कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में मतलब विषय वस्तु में हम बात करें तो साहित्यिक
उपलब्धि के बारे में है, स्थापत्य कला के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में मिलती है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, सब चीज़ की जानकारी मिल गई यहाँ से। चलिए। अब इसमें हम थोड़ा छंद देख लेते हैं। सॉरी, छंद इसमें पूछा हुआ था आपका, तो छंद शाल भाषा शैली क्या है, काव्य की विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। क्या पता अगली बार इससे सवाल पूछ ले। देखिए, नंदी कलम्बकम जी की जब बात करते हैं तो यह संस्कृत भाषा में रचित है, स्तुति काव्य है, जिसमें कि नंदी वर्मन द्वितीय के की प्रशंसा की है, उनमें उनके शौर्य गाथा के बारे में बताया गया है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक क्या योगदान थे उस टाइम में, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। गंभीरता और औपचारिकता आपको देखने को मिलेगा, इसमें अलंकारों का प्रयोग आपको मिलेगा, जैसे रूपक हो गया, स्लैश हो गया, इन सब की आपके प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत इसमें इस्तेमाल किया गया है। रसों का संयोग आपको देखने को मिलेगा, है ना? जैसे श्रृंगार रस, हमने वीर रस पढ़ा है, इसमें राजा की शौर्य गाथा होती है, दरबार की संस्कृति, ऐश्वर्य का वर्णन होता है। व्याकरण, संस्कृत है तो भाई इसमें व्याकरण में तो थोड़ी भी कमी नहीं हो सकती, तो व्याकरण का भी इसमें बड़ी कठोरता के साथ प्रयोग किया गया है, पालन किया गया है। नायिकता, है ना? नायिकता भी आपको देखने को मिलेगा। छंद विधान की हम बात करें तो इसमें शार्दुल विक्रीडिन छंद है, 19 वर्णीय। और आप देखेंगे कि अनुष्टुप छंद है, 8-8 वर्णीय। ये अत्यधिक प्रयोग होने वाला छंद होता है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, जो 17 वर्णीय है, और गंभीरता और माधुर्य का संतुलन इसमें देखने को मिलता है। और जब ध्वनि का ओजस्विता और प्रभावशीलता दिखाना होता है, तो इंद्र वज्रा या फिर उपेंद्र वज्रा छंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद भी देखने को मिलेगा, मंदाक्रांता छंद मिलेगा, अनुष्टुप छंद मिलेगा, शार्दुल विक्रीडित छंद मिलेगा। तो ये सारे छंद भी आपको ध्यान रखना है। जब छंद का नंबर पूछ लिया तो आपसे ये भी तो पूछ ले सकता है ना कि कौन कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, कितने वर्णीय होते हैं, कौन से छंद कितने वर्णीय होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको, अब देखिए इतनी सारी जानकारी तो आप एक बार भले ही समझ सकते हैं वीडियो देख के, लेकिन ये बड़ा बड़ा वीडियो होता है तो आप 4 बार 5 बार तो देख नहीं पाएंगे। तो आपके लिए पीडीएफ लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप इसको पढ़ के, एक बार आपने समझ लिया वीडियो देख के, तो अब उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह डैश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि हम जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1970 के दशक में कर चुके थे, है ना? दशक में कर चुके थे। 1970 के दशक में हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम जब शुरू किया, तो उसी क्रम में 1975 में अंतरिक्ष में हमने आर्यभट्ट को भेजा था। ये हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है? ये पूरी तरह से हमारे भारत के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसको बनाया भी गया था। मतलब पूरी तरह से ये भारतीय था। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ये एक, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके दरबार में रहने वाले एक ये थे, विद्वान थे। ठीक है? यहाँ पे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1970 के दशक में। पहला कृत्रिम उपग्रह था हमारा आर्यभट्ट, पूरी तरह से भारत के द्वारा डिजाइन, मतलब भारत में ही इसको डिजाइन किया गया और बनाया गया था। आर्यभट्ट के अगर बारे में हम बात करें, जो ये हमारा ये है, क्या बोलते हैं, उपग्रह है, तो ये भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार पे रहा करते थे, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका संबंध किससे है, मतलब किस किस काम के लिए ये भेजा गया था? तो ये विज्ञान, कृषि विज्ञान, खगोल विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, सौर भौतिकी में प्रयोग के लिए बनाया गया था। इसे सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा कपुस्टिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट की तस्वीर 1976 से 97 के बीच में 2 रुपए के बैंक नोटों पर भी देखा गया था। तो बस इतना इसमें आपको जानकारी याद रखना है कि हमने अंतरिक्ष का, ये भी पूछ लेगा आपसे कि हम अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किए थे, किस दशक में? तो 1970 के दशक में शुरू किया हमने, और 19 अप्रैल 1975 में हमने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फरवरी 1974 में भूकंपीय अन्वेषण पोत एकेडमिक अर्कान जेंस्की से रूसी और भारतीय टीम द्वारा खोजे गए मुंबई हाईफील्ड, पहले इसको बॉम्बे हाईफील्ड के नाम से जाना जाता था, में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, 1974 में खोजा गया,
फरवरी 1974 में खोजा गया और 1976 में ये अपना उत्पादन शुरू किया था। आप देखेंगे कि यहाँ से तेल को ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाया गया था 2 साल बाद, है ना? 1976 में, तो 2-2 साल का गैप है, खोजा गया 74 में, ये उत्पादन शुरू हुआ 76 में और ये 78 वाला डेट भी आपको यहाँ डिटेल देखते ही याद आ जाएगा। पहले इसका नाम क्या था? बॉम्बे हाईफील्ड। और बॉम्बे हाईफील्ड आपको पता होगा कि हमारा अरब सागर में है ना? अरब सागर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी में, और ये आपको देखेंगे, ये आपका किधर हो गया? ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, तो इसमें ये जानकारी पूरा ही, थोड़ा-सा मैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो सारी जानकारी जो होती है आपका मतलब बहुत कम में सिमट जाती है। ठीक है? अब इसकी खोज कब हुई थी? फरवरी 1974 में किया गया था। इस क्षेत्र में 21 मई 1976 का उत्पादन शुरू हुआ था और 1978 में तेल को मुंबई की रिफाइनरी तक ले जाने के लिए एक समुद्री पाइपलाइन बिछाई गई थी। तो 78 में पाइपलाइन बिछाई गई थी, 74 में खोजा गया था, उत्पादन 76 में शुरू हुआ और 78 में क्या हुआ था? तेल को मुंबई रिफाइनरी तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्नाटक संगीतकारों में से कौन विशेष रूप से भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अपने रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है? आपको आर्ट एंड कल्चर का सवाल देख के जाना है, उसमें सवाल बड़े ही टफ पूछे जाते हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आपने पीवाईक्यू आर्ट एंड कल्चर का कर लिया तो आप समझिए कि स्टैटिक वाले पोर्शन में भी बहुत सारा हाथ मतलब मार लेंगे क्वेश्चन पे। जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर वाला अगर वीडियो देखा होगा, आई थिंक 1.5 घंटे का या फिर 1 घंटे का है वो। उसमें देखे होंगे आपके कर्नाटक संगीत के बारे में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, तो वो पढ़ने के बाद आप इसका आंसर खुद ब खुद दे देंगे, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर भी किया है। तो आप जाके जरूर देखिए, अगर आप आर्ट एंड कल्चर या फिर स्टैटिक के कुछ पोर्शन पे अच्छा कमांड करना चाहते हैं तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए और साथ में आपको पीडीएफ तो जरूर ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने उसको कवर किया है डिटेल के साथ। आप खुद जाके देखिए आर्ट एंड कल्चर वाले में, आपको ये सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये है त्यागराज जी। अब इसमें देखिए दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, त्यागराज और पुरंदरदास। अब इनके बारे में एक एक फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे भी बेहतर तरीके से डिटेल में आपको आर्ट एंड कल्चर वाले पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सारा पीडीएफ एक ही साथ आपको मिलेगा, है ना? सब एक ही में मिल जाएगा आपको। बस एक बार परचेज़ करेंगे तो सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखना है तो जाके वो देख लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर वाला। देखिए त्यागराज जी की हम बात करें तो कर्नाटक नहीं होता है, कर्नाटिक होता है। कर्नाटिक संगीत के महान संगीतकारों में से एक हैं। ये भगवान राम को समर्पित अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। त्यागराज जी जो है भगवान राम की स्तुति करते थे। तेलुगु और संस्कृत भाषा में अपनी रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है इनको। कर्नाटक संगीतकार कुछ हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जैसे पुरंदर दास जी की बात करें तो इनको कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। पुरंदर विट्ठल नाम से कई कीर्तन लिखे हैं ये। ये किसके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। त्यागराज जी किसके थे? राम भक्त थे, राम की स्तुति करते थे। और पुरंदर दास जी किसके करते थे? भगवान कृष्ण के करते थे। अब आपसे पूछ लेगा कभी कि कर्नाटिक संगीत के जनक किसको कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है, त्यागराज जी को नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस फील्ड में ये दोनों ही नाम प्रसिद्ध है और आप जब भी पढ़ेंगे तो दोनों का जिक्र जरूर होगा। इसमें कंफ्यूजन भी होने का चांस रहता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, पुरंदर दास। अच्छा, त्यागराज जी की हम बात करें तो 19वीं सदी के एक संगीतकार थे। भगवान राम की प्रशंसा में कई भक्ति गीत लिखा था उन्होंने। 5 सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ थी, जिनको कि पंचरत्न कृति के नाम से जाना जाता है। सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में भी हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है। इनको भारत कोकिला नहीं, कर्नाटक कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला किसको कहते हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सरोजिनी नायडू को, है ना? इनको किसको कहते हैं? ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी, तो कर्नाटक कोकिला कहा जाता है। याद रखना है आपको। और संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय है ये। इनको ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है? अच्छा, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। बहुत डिटेल में आपको आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में मिल जाएगा। ठीक है? मतलब उस वाले पीडीएफ में मिल जाएगा। कल्याणी वरदराजन की बात करें तो ये भी कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं। कल्याणी वरदराजन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुटुरोल नारायण और स्वामी बाला सुब्रमण्यम जीएनबी के नाम से ये प्रसिद्ध है। जीएनबी वो कर्ना ये भी कर्नाटक गायक थे और तमिल फिल्म उद्योग में एक अभिनेता के रूप में भी इन्होंने काम किया था। सारंग देव हो गए, टीएम कृष्णा हो गए, और एक आपको नाम रखना है याद, ओ एस अरुण। तो ओ एस अरुण, टीएम कृष्णा, सारंग देव, गुड्डू रोल, नारायण स्वामी बाला सुब्रमण्यम, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, त्यागराज,
और आपके पुरंदर दास, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। कर्नाटक संगीत के फादर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को। ये कृष्ण भक्त थे। त्यागराज जी राम की स्तुति किया करते थे। सुब्बुलक्ष्मी जी जो है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारतीय नागरिक सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, भारत रत्न से सम्मानित है ये। साथ में इनको कौन सी कोकिला कहा जाता है? भारत कोकिला। कर्नाटक संगीत की भारत कोकिला कहा जाता है इनको। कर्नाटक संगीत, कभी कभी कर्नाटक संगीत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? देखिए, ये 24 जुलाई 1985 को किया गया था। कब? 24 जुलाई 1985 को। 24 जुलाई 1985 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और अकाली दल के नेता थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। बाद में ये समझौता, कोई भी समझौता होता है या किसी भी मुद्दे पे जब कोई भी समझौता होता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है, तो आपको पता है कि हर कोई उससे संतुष्ट नहीं होता है ना? तो हर कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो कुछ लोग इस समझौते के बाद भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे और इनकी हत्या बाद में कर दी गई थी, है ना? देखिए, ये समझौता पंजाब में 1980 के दशक में जो उग्रवाद और अलगाववाद से के कारण हिंसा हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए किया गया था। किसके किसके बीच में हुआ था? राजीव गांधी और अकाली दल के नेता थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। ठीक है। सरकार ने शिरोमणि अकाली दल की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके बदले अपना आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया था। इस समझौते का पंजाब के कई रूढ़िवादी सिख नेता जो थे, साथ साथ में हरियाणा के राजनेताओं ने भी इसका विरोध किया था और इसी के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी लोंगोवाल जी की। इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसको लागू नहीं किया गया। पंजाब और हरियाणा के बीच में नदी जल विवाद को हल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करने की भी बात की गई थी इसमें। काल तख्त की मर्यादा बहाल करने और निर्दोष लोगों पर लगाए गए आरोप हटाने का भी आश्वासन दिया गया था। जब ऐसे दंगे फसाद होते हैं तो कई मतलब बेगुनाह लोग भी इसमें पिस जाते हैं। जैसे अभी एक तत्काल आप देखेंगे कि बीपीएससी वाला जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कितने सारे बच्चे, कितने सारे टीचर पे जो गलती नहीं भी किया है, वो भी डंडा खा जाता था। उन पे भी एफआईआर हो गया है जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो इस तरीके से इसमें भी हुआ था। तो ये शर्त था कि जितने भी बेगुनाह लोग हैं उन पर से आरोप हटा लिए जाएंगे। सिख युवाओं पर लगे मुकदमों की समीक्षा की जाएगी, जो निर्दोष होगा उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम, उद्देश्य पंजाब में समझौते का उद्देश्य क्या था? पंजाब में शांति स्थापित करना। लेकिन इसकी वजह से संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 1985 में हत्या कर दी जाती है और इस समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, जिससे पंजाब में असंतोष बना रहा। यह समझौता सिख उग्रवाद को समाप्त करने और पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, लेकिन इसे पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इससे कुछ तो शर्तें क्या थी, है ना? शर्तों से आपसे सवाल पूछी जा सकती है। और कुछ 3-4 पॉइंट याद रखना है कि ये किसके बीच में हुआ था। तो राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और ये अकाली दल के जो नेता थे हमारे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके बीच का समझौता कब हुआ था? 24 जुलाई 1985 में। क्यों हुआ था ये? तो 1980 के दशक में पंजाब में जो उग्रवाद और अलगाववाद को लेके हिंसा था, उससे उसको शांत करने के उद्देश्य से ये किया गया था। ठीक है। बस। और ये 4-5 जो आपको शर्त दिख रहा है, यहाँ से सवाल बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? देखिए, ये जो है आपका ओडिशा में है। वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ पे है? ओडिशा में। अब कुछ बौद्ध मठ भी देखेंगे और बौद्ध मठ की जब हम बात करते हैं तो फिर हम बुद्ध की थोड़ी चर्चा नहीं करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वज्रगिरी बौद्ध मठ कंबोडिया में स्थित है। देखिए, वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में है। ये इस ऑप्शन के हिसाब से वज्रगिरी बौद्ध मठ आपको एक देखने को मिलेगा कंबोडिया में। ये मठ बुद्ध के त्रिदेव में से एक वज्रपाणी की मूर्ति के एक समर्पित है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख बौद्ध मठ की। जैसे आप बोध गया बिहार जो है, वहां पे आप बौद्ध मठ, सॉरी, महाबोधि मंदिर सुने होंगे। ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो यहाँ पे दिया था उन्होंने। हेमिस मठ लद्दाख में है।
ये सबसे धनी और बड़े मठों में से एक है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। दूसरे नंबर पर है ना? तो ये भारत का सबसे पहला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो विश्व का सबसे बड़ा है वो आपका चीन में पड़ता है। आगे आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है? पोटाला उसका नाम है। नाम द्रोलिंग मठ की बात करें तो ये कर्नाटका में है। तो आपसे सीधे-सीधे सवाल पूछ लेगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ है? सारनाथ कहाँ है? हेमिस मठ कहाँ है? तवांग मठ कहाँ है? या फिर नाम द्रोलिंग मठ कहाँ है? तो दक्षिण भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है ना, नामद्रोली। थोड़ा सा जब इधर साउथ का या फिर नॉर्थ ईस्ट का पूछते हैं तो कुछ चीजें हमें याद नहीं होती हैं जल्दी से, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? पोटाला पैलेस, तिब्बत चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। दूसरे नंबर का कौन सा है विश्व का? ये हमारा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा ये, है ना? अच्छा, लहासा तिब्बत क्षेत्र में है ये। स्थापना इसकी 7वीं शताब्दी में तिब्बती सम्राट सोंगसेन गंपो के द्वारा किया गया था। दलाई लामा द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया था। महत्व इसका क्या है कि ये सबसे बड़ा और पवित्र मठ है। दलाई लामा का पारंपरिक निवास स्थान भी रहा है। इसकी विशालता यानी कि इसके आकार की हम बात करें तो 13 मंजिल है। 1000 से ज्यादा इसमें कमरे हैं। 1,30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बौद्ध ग्रंथ, मूर्ति, चित्र, धार्मिक कलाकृतियां यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, मतलब उसका संग्रह है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। 1994 में इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ या फिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ की बात करें तो ये तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग अरुणाचल प्रदेश भारत में है। स्थापना इसकी 1680 में हुई थी। विशालता की बात करें तो 4,90,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। 65 से अधिक इसमें कमरे हैं। भिक्षु 450 से ज्यादा यहाँ पे रहते हैं और अध्ययन करते हैं, ठीक है? कंबोडिया के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंबोडिया में बने 3 मठों को बुद्ध के त्रिदेवों की पूजा के लिए समर्पित किया गया है। इसमें से एक मठ 4 भुजाओं वाली वज्रपाणी की प्रतिमा है, यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना? बौद्ध के थोड़ा सा बुद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ और तीर्थ स्थल जैसे लुम्बिनी आपने सुना होगा, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। तो बोध बुद्धि, बोध गया में क्या हुआ था? बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान और धर्म का मतलब जो ज्ञान का या फिर धर्म का इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप एक लाइन में बोल सकते हैं। सारनाथ का जो हिरण पार्क है, यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, बुद्धि बोध गया में। सारनाथ में क्या हुआ था? पहला उपदेश दिया था। और कुशीनारा में इन्होंने कुशी नारा में इनका मृत्यु हुआ। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश में के पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ गाजीपुर को जोड़ने वाली उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, ठीक है? इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वॉट श्रेणी की पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का निम्नलिखित में से गैसों में से निम्नलिखित 2 गैसों में से किसका उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ये है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना? देखिए, इस परीक्षण का मकसद क्या था? तो भविष्य के मिशन के लिए सिस्टम डिजाइन करने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करना। इस परीक्षण के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी यहाँ पे दी हुई है। परीक्षण में ईंधन सेल ने संग्रहित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से 180 वॉट बिजली पैदा की थी। इस ईंधन सेल को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था। इस फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम को 1 जनवरी 2024 को PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 संगठनों ने मिलकर भारत की प्रथम स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की थी? ठीक है, टी सेल क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल। IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल। द्रौपदी मुर्मू ने इसकी शुरुआत करते हुए बड़ी खुशी जाहिर की। देखिए, ये जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी है। इसमें क्या किया जाता है कि कैंसर के जो सेल होते हैं ना, उसको मारने के लिए बॉडी के टी सेल को निकाल के प्रयोगशाला में उसको मॉडिफाई किया जाता है।
उसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन उसमें ऐड किया जाता है और जिससे कि वो अ, कैंसर कोशिका से लड़ने के लायक बनता है। ठीक है? देखिए, ये जो टी सेल होता क्या है? टी सेल जो हम लोग व्हाइट ब्लड सेल पढ़ते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप होता है। ये बॉडी में किसी भी इंफेक्शन या डिजीज से लड़ने का काम करता है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती है कि ये कैंसरस सेल से लड़ पाए, मतलब कैंसर जैसी बीमारी से लड़ पाए। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो टी सेल है ना, बॉडी से टी कोशिका को निकाला जाता है, लेबोरेटरी में इसको एक इसके ऊपर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को डेवलप किया जाता है, प्रोटीन को इसमें बनाया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर। अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये इस सेल को कैंसर सेल से या कैंसर की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। आपको पता है कि कैंसर क्या होता है? कैंसर में अनवांटेड सेल डेवलप होने लगता है। अनवांटेड मतलब एक सेल डेवलप, बॉडी में जो हमारा सेल है उसके भी बनने और बिगड़ने का एक क्रम है ना, एक सिस्टम है कि कितना बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए। तो जब कैंसर जैसे बीमारी का प्रवेश हो जाता है शरीर में, तो अनवांटेड सेल बनने लगता है, अनवांटेड सेल का ग्रोथ होने लगता है। तो उन सेल्स को मारने के लिए टी सेल को तैयार किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम शॉर्ट में CAR कहते हैं। ठीक है? इससे पहले अभी भारत में ये सबसे सस्ता थेरेपी हो गया है ना? ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही पहले एक बार हुआ है, सबसे सस्ता है, इसलिए ये ज्यादा चर्चे में रहा है। इससे पहले भी इस टाइप का थेरेपी होता था विश्व में, लेकिन वो इतना महंगा होता था कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। आपको पता है कि कैंसर का इलाज है, लेकिन हर आदमी नहीं करवा पाता है, उसमें खर्च इतना है। तो ये सस्ता है, इस वजह से बड़ी ही इसको इसकी शुरुआत करते हुए, इसके बारे में बताते हुए हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने सॉरी राष्ट्रपति, वो बड़ी खुशी जाहिर की। देखिए, दुनिया की सबसे सस्ती कार टी सेल थेरेपी, दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है ये। कार टी सेल थेरेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? काइमेटिक एंटीजन रिसेप्टर। यही वो प्रोटीन है जो डेवलप किया जाता है इसमें, है ना? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। टी सेल थेरेपी यह एक तरह का इम्यूनोथेरेपी है। थेरेपी का तरीका क्या होता है इसमें? जो हमने बताया वही चीज है। मरीज से टी कोशिका निकाली जाती है, प्रयोगशाला में उसमें उस सेल के सतह पे एक प्रोटीन बनाया जाता है। इस प्रोटीन को ही काइमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि CAR कहा जाता है। ये जो CAR है, ये कोशिका को, कैंसर की जो कोशिका होती है उसकी सतह पर बने विशिष्ट प्रोटीन या एंटीजन को पहचानता है और उससे लड़ने का काम करता है। ठीक है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे जो है, महाराष्ट्र में है ना? तो इसके द्रौपदी मुर्मू जी थी वहां पे, और साथ में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे रमेश बैस, वो भी उपस्थित थे। भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया, इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो कौन कौन थे? एक तो राज्यपाल थे, मुंबई IIT मुंबई के साथ मिलकर बना है। तो IIT मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के गवर्नर थे रमेश बैस, और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी, दोनों दोनों लोग इसको शुभारंभ करने में, इसको देश को समर्पित करने के टाइम प्रेजेंट थे। इस अवसर पर IIT बॉम्बे के निदेशक भी थे प्रोफेसर सुभाषिश चौधरी, और टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक भी थे प्रोफेसर सुदीप गुप्ता। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? ये विक्टोरिया को ही समर्पित है। इसका नींव रखा था राजकुमार वेल्स ने, है ना? हम इस पे बात कर चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। तो विलियम एमर्सन जो है इसका वास्तुकार था, विलियम एमर्सन। देखिए, इसका निर्माण या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? आधारशिला रखी गई थी, नींव रखी गई थी 1906 में, और जनता के लिए 1921 में खोला गया था। वेल्स के जो राजकुमार थे, वो इसके आधारशिला रखे थे। कोलकाता में है ये। है कहाँ पे? ये कोलकाता में है, और मुख्य वास्तुकार इसके विलियम इमर्सन थे। उस समय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के ये अध्यक्ष हुआ करते थे इमर्सन। कहाँ पे है? कोलकाता में है। वास्तुकार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने नींव रखी थी? तो राजकुमार वेल्स ने रखा था। किसको समर्पित है? तो ये है आपका विक्टोरिया को, नाम से ही पता चल जाएगा, विक्टोरिया को। ठीक है? इसकी नींव रखी गई थी 1906 में। शुरुआत कब किया गया था जनता के लिए, मतलब औपचारिक रूप से कब खोला गया था? 1921 में। विक्टोरिया मेमोरियल की खास बातें की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे है। ब्रिटिश और मुगल वास्तु कला का इसमें बढ़िया आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। विक्टोरिया को समर्पित है। ठीक है? मकराना संगमरमर से ये बना हुआ है।
कांसीराम द्वारा बहुजन समता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? देखिए कांशीराम, ये वो है मायावती वाला जो पार्टी है ना, उसके संस्थापक थे कांशीराम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। आपको एक और पार्टी मिलेगा जो उनका है, वेस्ट बंगाल वाली जो है मुख्यमंत्री, उनका। तो कांशीराम द्वारा बहुजन समता पार्टी की स्थापना कब गई थी? 1984 में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, या फिर जो इसका चिन्ह कहते हैं इस पार्टी का, क्या है? तो हाथी है ना? और कई साल से कई बार से वो जो मायावती जी हैं इसकी अध्यक्ष रही हैं। मायावती मायावती इसकी अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो बहुजन समाज पार्टी लिया हुआ है, ये पता है आपको बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है ना, पिटक से लिया हुआ है। त्रिपिटक पिटक से लिया हुआ शब्द है। ये जो बहुजन समता पार्टी आप देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, है ना? तो ये वहीं से लिया हुआ शब्द है। ये आपसे कभी पूछ लेगा कि कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समता पार्टी का ये जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, किस धर्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक आप पढ़ते हैं उससे लिया गया है ना? इसकी स्थापना किसने की थी? तो कांशीराम जी ने की थी 1984 में। 14 अप्रैल 1984 को किया था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है इस पार्टी का। मायावती कई वर्षों से इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। बहुजन शब्द का इतिहास क्या रहा है? तो बहुजन शब्द जो है, तथागत बुद्ध को तथागत भी कहते थे ना, तो तथागत बुद्ध के धर्मोपदेश त्रिपिटक जो है उससे लिया हुआ है। तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो यहीं से बहुजन समता पार्टी का कंसेप्ट, मतलब ये शब्द को उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1998 में। ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पश्चिम बंगाल का पार्टी है। कई सालों से ये वहां पे जमी हुई है, मतलब यहाँ वहां पे मुख्यमंत्री है। 1 जनवरी 1998 को उन्होंने स्थापना किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्र यान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? ये देखिए मानव युक्त पनडुब्बी यंत्र है। ये समुद्र के नीचे अन्वेषण करने या वहां की बायोडायवर्सिटी को जानने, खनन करने से संबंधित ये पनडुब्बी का काम होगा। ठीक है, तो मानव युक्त पनडुब्बी है, समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा है ये। तो जब भी समुद्र के अंदर अन्वेषण करना होगा या फिर किसी भी तरीके का अध्ययन करना होगा, खनन करना होगा, तो इस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किस परियोजना का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समुद्रयान परियोजना का हिस्सा है मत्स्य 6000। क्या है ये? मानव युक्त पनडुब्बी है। गहरे समुद्र में जाने वाली ये चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस पीढ़ी की है? चौथी पीढ़ी की है। समुद्र के अंदर खनन करना हो, जैव विविधता जैसे अध्ययन करना हो, अन्वेषण करना हो, उसके लिए ये डिजाइन किया गया है। मत्स्य 6000 को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। मत्स्य 6000 की खासियत का है, तो ये टाइटेनियम की बनी हुई है। 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये आपका बैलिस्टिक सिस्टम भी यहाँ पे है। आपका जीपीएस सिस्टम देखेंगे, ध्वनि पोजिशनिंग सिस्टम, ये सारी विशेषताओं से ये लैस है। कैमरे वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। ओशियन ग्राफिक सेंसर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? ये देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। जिसको रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त चुना गया था वो बचा ही नहीं, बेचारा मर गया, है ना? पहले ही नियुक्त कर लिया गया और वो मर गए, तो फिर एक नए बने। तो यहाँ पे जो मर गए हैं ना, उन्हीं के बारे में सवाल पूछा हुआ है। देखिए 1949 में ही महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त येट्स को चुन लिया गया था 1951 के लिए। ठीक है, येट्स को। लेकिन क्या होता है कि इनकी मौत हो जाती है, और मौत हो जाती है तो फिर क्या होगा? अब अगला भी इसमें आंसर हो सकता था, मतलब इनको जो रिप्लेस किया, इनके जगह पे जो आया वो भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। होता तो फिर ये जो है आपका गलत क्वेश्चन बन सकता। तो ये जिसको पहले नियुक्त किया गया था उससे सवाल पूछा गया है, जिसने वास्तव में रजिस्ट्रार का काम किया, जनगणना आयुक्त का काम किया स्वतंत्रता के बाद, वो व्यक्ति नहीं है ये। 1949 में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त एमडब्ल्यू एड्स को चुना जाता है। ये इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो हमारा जनगणना आयुक्त और महारजिस्ट्रार चुना जाता है वो है आर ए गोपाल स्वामी। ये दोनों ही नाम आपको याद करके रखना है। चुना किसको गया गया था?
येट्स को, लेकिन ये मर गए, तो उसके बाद कौन इनकी जगह लिया था? R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है। येट्स को भारत के 1991 की जनगणना के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जगह पे R.A. गोपाल स्वामी को नियुक्त किया गया था। 1958 से 68 के बीच में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हमारे अशोक मित्र साहब थे। तो अशोक मित्र साहब देखिए, आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, तो ये गलती नहीं करना है आपको। 1968 से 73 के लिए महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया था। आजादी के बाद भारत के पहले जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। वे उस जनगणना के नियुक्त के उस समय जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ये हम बात कर चुके हैं पहले। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो जो है, इसके टाइम में सबसे पहले 1972 में जनगणना शुरू होती है, लेकिन ये जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया गया था। ये किसके टाइम में सबसे पहले जनगणना भारत में कब हुआ? लॉर्ड मेयो के टाइम में। ये याद रखिएगा, 1872। लेकिन 1881 से रेगुलर शुरू किया गया। इस टाइम कौन था? लॉर्ड रिपन। ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1872 से में पहली बार हुआ था, लेकिन रेगुलर कब से होने लगा? 1881 में। आधुनिक विश्व में सर्वोत्तम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। जो हम अभी आजकल जो हमारा व्यवस्थित तरीके से जो जनगणना होता है, इस टाइप का जनगणना सबसे पहले स्वीडन में हुआ था 1749। दशकीय जनगणना की शुरुआत उन 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। दशकीय कहने का मतलब कि जैसे हमारा 10-10 साल पे होता है ना, तो दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने करी थी? अमेरिका ने करी थी 1790 में। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से जो जनगणना होता है वो सबसे पहले कब हुआ था? 1749 ईस्वी में स्वीडन। याद रखना है, दशकीय वाला अमेरिका में। 1801 में इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था। साल 1949 के बाद से भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना कराई जाने लगी। तो जनगणना कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, गेट की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। ये गेट जो है, यही जाके आपका WTO बनता है 1 जनवरी 1995 में, जिसका स्थापना होता है। 1995 में स्थापना होता है। जैसे ये वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करता है, इसका भी यही उद्देश्य था। ठीक है। 30 अक्टूबर 1947 को ये बनता है और आपका लागू होता है, मतलब समझौता होता है और अगले साल लागू होता है। ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा ये। देखिए, टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता यानी कि गेट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको गठन किया गया था। द्वितीय युद्ध के बाद इसको बनाया गया था। गेट की स्थापना जरूरी क्यों थी या इसका काम क्या है, वो आप देखिए। गेट की कल्पना व्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। मतलब इस पे विचार कब आया था, इसके बारे में कब सोचा गया था या पहली बार चर्चा कब किया गया था? तो व्यापार और रोजगार पर यूएनओ का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी कल्पना की गई थी। 23 देश जेनेवा के पैलेस डेस नेशंस में गेट पर हस्ताक्षर किए थे। तो पहली बार कितने देश किए थे? 23 देश हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1948 को ये लागू हुआ था। गेट का कार्यालय 1948 में जिनेवा में स्थित था। गेट का मकसद सदस्य देश के बीच में टैरिफ और कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना और व्यापार को प्रमोट करना। जो भी व्यापार से संबंधित हमने WTO से बात किया था कि ये अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी किसी भी देश के व्यापार को प्रमोट करने का, मतलब व्यापार में सहयोग करने का मदद ये काम करता है। किसी भी देश का किसी देश के साथ अगर व्यापार से संबंधित कोई मामला है, तो उसको भी सुलझाने में मदद करता है ना। गेट के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। ये आर्थिक वैश्वीकरण को गति प्रदान करता है। व्यापार, ये जो हमारे गेट था, ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि 1 जनवरी 1995 को जो WTO बना, ये इसका उत्तराधिकारी बन जाता है ना। भारत गेट का संस्थापक सदस्यों में से था। तो समझौता कब हुआ था? 47 में। और लागू कब हुआ? 48 में। कितने देश थे समझौता के टर्म, मतलब हस्ताक्षर कितने देश किए थे एक साथ? 23। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है और गेट का ही उत्तराधिकारी यानी कि गेट ही जो है आगे जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? ठीक है, 1936। 1936 में 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है। लखनऊ में, है ना। हुंकार नामक एक पत्रिका भी स्थापित किया जाता है और जो सहजानंद जी थे, सहजानंद
सहजानंद स्वामी ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। हुंकार नामक एक पत्रिका इन्होंने शुरू किया था, स्थापित किया था, और इससे बाद में आप देखेंगे कि राहुल संकृत्यायन भी जुड़ते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये किसान आंदोलन से संबंधित था। किससे? किसान आंदोलन से संबंधित था। इसी वजह से जब भी आप सहजानंद जी के बारे में पढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। आंदोलन आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो अध्यक्ष बन गए, लेकिन इसके महासचिव कौन बनाया गया था? तो ये जो हमारा किसान सभा है, इसका महासचिव बनाया गया था एनजी रंगा को। एनजी रंगा एनजी रंगा इसके महासचिव बने थे, सचिव बनाए गए थे। तो इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन से एटलीस्ट आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। सहजानंद स्वामी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, एन जी रंगा को महासचिव बनाया गया था। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, इससे संबंधित सहजानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, हुंकार पत्रिका का। बाद में जाके राहुल संकृत्यायन भी इससे जुड़ते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब भी हम सहजानंद जी के बारे में या फिर अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पढ़ते हैं, तो हुंकार पत्रिका को भी क्यों हम याद कर लेते हैं? क्योंकि ये किसान आंदोलन से ही संबंधित है। स्थापित किसने किया था? तो सहजानंद जी ने किया था। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष चुना जाता है। इस सभा के कुछ अन्य सदस्य थे, जैसे एनजी रंगा थे जिनको महासचिव बना दिया जाएगा, राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, बंकिम मुखर्जी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका पटना से प्रकाशित किया था। ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, इस सभा का मुख्य मकसद जो था, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों और खेतीहरों को एकजुट करना, उनको मदद करना। मतलब अंग्रेजी सरकार जो थी ना, उनकी नीतियां थी किसान विरोधी, उससे लड़ना। इस सभा ने भारतीय आजादी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। किसानों का कल्याण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए। भारत के पहले और मिशन आदित्य भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल 1 को प्रक्षेपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया था? देखिए, पीएसएलवी पहले भी हम देख चुके हैं, है ना? भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल को प्रक्षेपित करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-57 का इस्तेमाल किया गया था। 2 सितंबर 2023 को इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, वहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य एल 1 का काम क्या है? ये किस लिए, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो ये पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। सूर्य का अध्ययन करेगा, है ना? सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर और सौर हवा का ये अध्ययन करेगा। ये अंतरिक्षयान 7 वैज्ञानिक पेलोड से लैस है। 6 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। 126 दिन बाद एल 1 बिंदु पर अपने निर्दिष्ट कक्षा में जहां इसको भेजना था, 126 दिन के बाद ये पहुंच गया था। भारतीय नौसेना का IMT त्रिलाट नामक त्रिपक्षीय अभ्यास किसके साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? ये किया गया था मोजाम्बिक और तंजानिया। और भारत तो होगा ही, है ना? त्रिलाट है, तो थ्री से ही आपको तीन का अंदाजा लग जाएगा कि तीन देश होगा। तो एक तो भारत होगा ही, नहीं तो भारत नहीं रहता तो फिर इंपॉर्टेंट ही नहीं रह जाता हमारे लिए। तो मोजाम्बिक तंजानिया प्लस इंडिया, इंडिया, है ना? देखिए, भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना के साथ मिलकर IMT त्रिलाट नामक त्रिपक्षीय अभ्यास किया। एक दूसरे के स्किल को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए ये किया जाता है ना? और 21 से 29 मार्च 2024 के बीच में ये चला था। 28 मार्च 2024 को मोजाम्बिक के नकाला में ये समाप्त हुआ था। इसके जरिए भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना के बीच में समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंदर कई तरह के अभ्यास किए गए, जैसे क्षति नियंत्रण, अग्निशमन विजिट,
और सर्च, जब जैसे किसी चीज को खोजने वोजने का काम करते हैं, तो ये सब एक तरह से प्रैक्टिस होता है कि कैसे कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो दोनों देश की जो आर्मी है, दोनों देश की जो सेना है, वो मिलके कैसे काम कर पाएगी। मतलब एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करने के लिए होता है, एक दूसरे के स्किल को शेयर करने के लिए होता है। जैसे किसी के साथ आप कभी कोई काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, तो उस आदमी की मेंटालिटी आपको समझ आ जाती है। तो इसी तरीके से मतलब यही उद्देश्य होता है, तो आर्मी हो, नेवी हो, एक दूसरे के साथ जो सैन्य अभ्यास करती है, उसका मकसद भी यही होता है कि कभी ऐसे मुसीबत के टाइम में कैसे दोनों मिलके काम कर पाएंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलग सुरंग का निर्माण किया, अटल सुरंग का निर्माण किया है? देखिए, ये मनाली लेह राजमार्ग पर है ना? रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल आपको हिमालय में मिलेगा, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल रेंज में, वहां पे आपको मिलेगा ये पीर पंजाल रेंज में जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, तो ये आपसे पूछ लेता है कि किसके बीच में है, अटल सुरंग किसके बीच में है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल रेंज में, है ना? कलेजा पार आपको याद होगा, काराकोरम, है ना? ये ट्रेक होता है जो हिमालय का रेंज है सब, उसका कलेजा पार, है ना? ये पीर पंजाल हो गया, काराकोरम हो गया, ये आपका जास्कर हो जाता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, किसने निर्माण करवाया है, तो ये बीआरओ करवाएगा, सीमा सड़क संगठन। रोहतांग सुरंग या फिर इसको अटल सुरंग भी कहते हैं, रोहतांग दर्रा में है तो रोहतांग सुरंग हो गया, और अटल जी के नाम पे रखा है। मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। लेह को मनाली से जोड़ती है, आप देखेंगे कि 4-5 घंटे का जो है टाइम बचता है, और कई सारे जैसे जो पहाड़ी एरिया होता है, जैसे कश्मीर उश्मीर वाला जो एरिया होता है, बर्फबारी वगैरह वहां पे ज्यादा होती है, तो कई सारे पतले पतले रास्ते होते हैं जो बर्फबारी के कारण ये बाधित हो जाते हैं, है ना? पतला रास्ता है, बर्फ गिर गया, जाम हो गया यहाँ पे रास्ता, तो अब ये तो यहाँ के आवागमन ठप हो गया। अब यहाँ पे भी जो रास्ता है, यहाँ भी, तो अब यहाँ क्या है कि इन सबको एक बाईपास प्रोवाइड करता है, ये जो टनल है यहाँ से एक बाईपास प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से ये सारे जो छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं, उन सब के लिए बाईपास का काम करता है। और यहाँ से एक तो दोनों को जोड़ देने के कारण जो डिस्टेंस कम हुआ, वो तो हुआ ही, टाइम का बचत हुआ। चलिए, लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है। इसका आकार कैसा है, तो घोड़े की नाल जैसा आकार है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी जी के नाम पर ये रखा गया है। हिमाचल प्रदेश भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में ये रोहतांग दर्रे में है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। ये दुनिया का 10,000 फीट यानी कि 3,048 मीटर से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 3-4 घंटे का इससे टाइम का बचत हो गया। उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसमें लागत था कितना, मतलब खर्च इसमें कितना था, 32,000 करोड़ था, है ना? रक्षा मंत्रालय के तहत बीआरओ इसको बनाने बनाने का काम किया था। और यूपीए सरकार ने सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति रोहतांग परियोजना को मंजूरी दी थी, ठीक है? यह काम सितंबर 2009 में एएफ सीओएन यानी कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शापुरजी पल्लोंजी समूह की एक भारतीय निर्माण कंपनी और ऑस्ट्रिया के स्ट्राबाग एजी के संयुक्त उद्यम को दिया गया था। मतलब ये काम कौन किया था, तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और सापुरजी पल्लोंजी समूह का एक भारतीय निर्माण कंपनी थी, साथ में ऑस्ट्रिया स्ट्राबाग एजी के मिलकर ये सुरंग को तैयार किया था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कौन सा कथन सत्य है पूछा है, मतलब 3 जो कथन है वो गलत होगा। तो इसको पीएसएलवी प्रक्षेपण करने में इसका जीएसएलवी का इस्तेमाल किया गया था। जीएसएलवी, इसके प्रक्षेपण में जीएसएलवी का उपयोग किया गया था। देखिए, इसरो का ये तीसरा चंद्र मिशन है। सॉफ्ट लैंडिंग इसके थ्रू हमने किया था, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में हमें सफलता हासिल हुई थी, ठीक है? वहां पे रोअर की गतिशीलता का भी प्रदर्शन किया था हमने। चंद्रयान पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। सतह और वायु मंडल का अध्ययन किया गया। चंद्रमा की सतह पर तापीय चालकता और तापमान का मापन, मतलब
टेम्परेचर वगैरह क्या है वो सब हमने देखा। फिर पानी से संबंधित वायुमंडल का अध्ययन किया, सतह का अध्ययन किया कि कैसी वहां पे जमीन वगैरह है। लैंडिंग स्थल के आसपास का भूकंपीय तरंग का मापन, जैसे कोई भी क्राफ्ट वगैरह, कोई भी जैसे ये प्रक्षेपण यान हमारा गया, वहां पे लैंड किया होगा, तो वहां पे क्या मतलब जमीन पे क्या हलचल हुआ, उससे पता चलता है कि उस वहां की मिट्टी का, वहां की जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, आगे के ह्यूमन मिशन के लिए वो सही होगा या नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे जा रहे हैं तो बालू है ना, कहीं पे देखते हैं हम मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो वहां पे घर बनाने के लिए सही नहीं होगा, है ना। कहीं पे बालू है तो वो भी बहुत सही नहीं होगा बनाने के लिए। तो इस तरीके से वहां की मिट्टी का जो के भूकंपीयता मापा जाता है, इससे भूमि का स्ट्रक्चर पता चलता है कि वो किस टाइप का है, और वहां पे आगे के लिए कौन सा मिशन सही होगा या नहीं होगा। तो लैंडिंग स्थल के आसपास का भूकंपीय तरंग का मापन किया गया, वहां के टेम्परेचर का स्टडी किया गया, और वायुमंडल का अध्ययन, साथ में सतह का, यहाँ तो सतह का हो ही गया, है ना। चलिए, और प्लाज्मा घनत्व, इसकी विविधता का अनुमान, मतलब वहां के एक तरह से गया था तो वहां लैंड वगैरह का, वहां का वातावरण कैसा है, आदमी के रहने लायक है या नहीं है, या फिर जो हम आगे कोई भी मिशन ले जाएंगे तो उसके अनुकूल होगा या नहीं, या उस मिशन को हम उसके अनुकूल तैयार करेंगे, इन सब तरह की जानकारियां भी इससे मतलब लेने का यहाँ से मकसद रखा गया था। इस मकसद से भी वहां पे ये काम किया था। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प बताना है, मतलब जो बाकी तीन है वो सही है ना। सैन्य अभ्यास भारत के साथ उसका होता है, जैसे यूएस टाइगर ट्रम्प। देखिए, यूएस जो है टाइगर की तरह है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, ये एक हिंट है याद करने के लिए। तो टाइगर ट्रम्प किसके साथ होता है, यूएसए। और वैसे भी आपको ट्रम्प याद रहेंगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान डस्ट लीग, उज्बेकिस्तान डस्ट लीग, ये भी सही है। यूके अजेवार, ये भी सही है। अजय वॉरियर, वॉरियर वॉर, अच्छा देखिए, यूके के साथ हमारा कितना वॉर हुआ है ना, अंग्रेजों के साथ वॉर हुआ है, तो आप ऐसे रिलेट कर लेंगे। ये ट्रम्प के साथ यूएसए रिलेट कर लेंगे। उज्बेकिस्तान को 10 लीग याद रखिएगा। और धर्म गार्जियन जो है ये जापान के साथ होता है भाई, धर्म जापान के साथ होता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसे कैसे याद रखेंगे, धर्म गार्जियन, जो हमारे धार्मिक गार्जियन होता है, यानी कि जो पूजा पाठ करने वाले गार्जियन होते हैं, जिसके भी पूजा पाठ करते हैं, तो कहते हैं ना कि भाई जा बेटा पान लेके आ। पान और सुपारी से हमारे यहाँ पूजा में मतलब इस्तेमाल किया जाता है ना, पान और सुपारी, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला मैचिंग गलत था, इसका सही मैचिंग जापान होना चाहिए था, ठीक है। यूएई और धर्म गार्जियन ये कहीं गलत है। आपको ये सारा मैं अभी याद करवा दूंगी, जैसे 2 दिन तो आपने ऑप्शन से याद कर लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है सैन्य अभ्यास संप्रीति। अब भारत का बांग्लादेश को आजाद करवाने के कारण थोड़ा विशेष प्रीत है इसके साथ, तो आपको संप्रीत याद रहेगा, ठीक है। बांग्लादेश को हमने बनाया है, आजाद करवाया है, तो थोड़ा विशेष प्रीत रहेगा कि नहीं, जिस चीज को आप अपने हाथों से बनाते हैं उस चीज के साथ थोड़ा लगाव होता है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए सारे हमारे बांग्लादेश यानी कि बगल के देश, हमारे जितने भी आस पड़ोस के देश है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा लगाव हमारे किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमने इसको आजाद करवाया है। तो आपको प्रीत याद रहेगा, विशेष प्रीत किसके साथ है, बगल वाले के साथ। अच्छा, भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। इंद्र को याद रखिएगा, इंद्र भगवान जब देखिए रूठे ही रहते हैं, उनको कभी लगेगा कि भाई ये जो धरती वाले हैं, मेरा आपने श्री कृष्ण में देखा होगा, है ना। जब श्री कृष्ण भगवान को सब बहुत उनकी बात समझने लगे थे, उनके पीछे मतलब वो मंत्र मुग्ध कर देते थे लोगों को। तो इंद्र भगवान को लगा कि अच्छा ये जो गांव वाले हैं लगता है मुझे भूल गए हैं, अभी रुको इनको बताते हैं। तो जो बहुत आंधी तूफान तेज बारिश करने लगे थे, जिसमें कि गोवर्धन पर्वत उठा के उन्होंने गांव वालों को बचाया था, तो आपको वो वाली स्टोरी से, वो वाले सीन से याद रखना है कि कौन इंद्र रूठ गए थे, है ना। कि यहाँ पे कृष्ण की पूजा हो रही है, मेरा तो कोई भाव ही नहीं है भाई। तो रूठने का काम कौन करते हैं, इंद्र करते हैं। भारत और मालदीव के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ये इक्वेरियन होता है, इक्वेरियन होता है, सॉरी, इक्वेरियन होता है। कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद होता है। तो कजाकिस्तान में कौजो दिख रहा है, यहाँ पे कौजो दिख रहा है, ये भी आपको हिंट से याद रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास, देखिए अगर भारत को युद्ध अभ्यास करना ही है, मतलब हम अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम का ही आप टेस्ट देना चाहते हैं, मॉडल जो सेट आप टेस्ट करते हैं, तो वो आप चाहते हैं ना कि बेहतर कोचिंग का करें, जिसका कंटेंट बढ़िया रहो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो भाई हम भी अगर सैन्य अभ्यास करते हैं तो हम चाहेंगे कि
द बेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड की उसके साथ सैन्य अभ्यास कर ले। बाकी उसके बाद तो जितने भी आएंगे छोटे मोटे सबको हम देख ही लेंगे। तो हम किसके साथ सैन्य अभ्यास करते हैं? सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करना चाहेंगे? अमेरिका के साथ। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का है। भारत और अमेरिका के बीच में एक और आपको टाइगर ट्रायम्फ याद रखना है, ठीक है? सैन्य अभ्यास के फायदे क्या होते हैं? तो एक तो संबंध मजबूत होता है, आपसी समझ बढ़ती है, सहयोग बढ़ता है और शस्त्र बलों के कौशल में भी सुधार होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। अभी अभी इसकी एक आपका किशोरी करके रटाकर किशोरी, आपको जया किशोरी से याद रखना है, वो उसकी अध्यक्ष बनी है जो महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थी, है ना? तो कब स्थापना हुआ था? 1992 में। और उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। किशोरी रटाकर, है ना? तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? रेखा शर्मा का। रेखा शर्मा आई थिंक ये 10वें नंबर की थी, है ना? आप एग्जैक्ट थोड़ा बता दीजिएगा, ये 10वें नंबर की तो ये 11वें नंबर की हो जाएंगी। ये किसका स्थान ली? रेखा शर्मा का। अच्छा, अब ये जो किशोरी जी हैं ये महाराष्ट्र महिला आयोग की ये क्या थी? अध्यक्ष थी। तो अब बन गई हैं आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। 1992 में इसका स्थापना हुआ था। महिलाओं के अधिकार की रक्षा और सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। संवैधानिक संस्था है। इसका गठन महिलाओं के प्रति भेदभाव और अन्याय को दूर करने के लिए किया गया था। 31 जनवरी 1992 को स्थापना किया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा 1990 के द्वारा 1992 में स्थापना हुआ। अधिनियम था ये 92, ठीक है? 92 में स्थापना हुआ था। 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। अध्यक्ष इसकी पहली कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक। तो आपको 3 याद रखना है। पहली अध्यक्ष इसकी कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक थी। अभी कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर हैं। रेखा शर्मा का उन्होंने जगह लिया। तो बस 3 चीज आपको याद रखना है, ठीक है? किशोर याद रखिएगा, किशोरी या किशोर। रेखा शर्मा का इन्होंने जगह लिया है। सुश्री जयंती पहली थी। ये जो रहाटकर जी हैं ये महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैन्य से सैन्य विनिमय कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में भारतीय विशेष बल सैनिकों की एक टुकड़ी द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गणुर शक्ति में संलग्न थी? मतलब मोटा मोटी आपसे एक सवाल पूछ रहा है सिंपली कि गणुर शक्ति अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के साथ में हुआ है। देखिए, नवंबर 2022 में भारतीय विशेष बल सैनिक की एक टुकड़ी इंडोनेशिया के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गणुर शक्ति में शामिल हुआ। ये अभ्यास इंडोनेशिया में हुआ था, करावांग में संगगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र में। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग था ये। दोनों देश के विशेष बल के बीच में आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा के उद्देश्य से ये अभ्यास किया गया। और इस अभ्यास में दोनों देश के विशेष बलों ने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हथियार, उपकरण, नवाचार और रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी साझा की एक दूसरे के साथ। कौन सा भारतीय क्रिकेटर 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप के दौरान एक ही विश्व कप संस्करण में 700 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। आपको याद रखना है 2003 में तेंदुलकर, सचिन जो है इस रिकॉर्ड से पीछे रह गए थे। 673 था उनका, है ना, रन का रिकॉर्ड था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है हमारे कोहली भाई ने। तो 673 का रिकॉर्ड था, इसको तोड़ते हुए विराट कोहली ने 700 रन बना दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमारे यहाँ क्रिकेट से रिलेटेड रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते भी हैं हमारे यहाँ से। तो ये अच्छा ही लगता है कि हमारे देश के क्रिकेटर रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसके बाद वाले तोड़ रहे हैं। तो हम ही बनाएंगे, हम ही तोड़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? देखिए, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर हमारे अंतरिक्ष अभियान से संबंधित बहुत
महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है, इसको बहुत अच्छे से हम डिटेल में देखने वाले हैं। विक्रम साराभाई की बात करें हम, तो ये गुजराती थे, है ना? गुजरात वाले वैसे ही बहुत तेज होते हैं भाई। तो ये कहाँ से थे? गुजरात से थे। अच्छा, 12 अगस्त 1919 को इनका अहमदाबाद, गुजरात में जन्म हुआ था। अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी इन्होंने कौन-कौन सी? इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, तो इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। उनके प्रयास से ही इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट, जो 1975 में प्रक्षेपित हुआ था, इसकी योजना बनी थी इनके टाइम में ही। उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसको? साराभाई जी को। अन्य वैज्ञानिक योगदान इनके क्या थे? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम होमी भाभा के साथ मिलकर भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में इन्होंने योगदान दिया। TERLS यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया यहाँ से। और भौतिक और खगोल विज्ञान में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख संस्थान की स्थापना, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसके स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। PRL यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1947, इसके ये खगोल भौतिकी और खगोल के अध्ययन से संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है, इसके स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, फिर कम्युनिटी साइंस सेंटर। महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको कौन से मिले हैं या फिर सम्मान कौन सा मिला है? तो पद्म भूषण मिला है 1966 में और पद्म विभूषण मिला है इनको 1972 में। मृत्यु और विरासत, मृत्यु इनकी 1971 में हो जाती है 52 वर्ष की उम्र में। जो अच्छे लोग होते हैं ज्यादा उनकी लाइफ भगवान देता ही नहीं है। उनकी स्मृति में ही इसरो के मुख्य केंद्र का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम का जो नाम है, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है विक्रम। ठीक है, चलिए इसरो की अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना और इतिहास। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ये क्या काम करता है? नियंत्रण, इसको मतलब इसका नियंत्रण कौन करता है? किसके अंडर में होता है ये? तो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंडर में होता है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था यानी कि ये इसरो तो इसके बाद में नाम पड़ा था। 1962 में ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकॉसपार बनाई गई थी। उसके बाद ये इसरो बना था 69 में, है ना? प्रमुख मिशन और उपलब्धियां, इसरो की प्रमुख मिशन या फिर उपलब्धियां क्या रही हैं? तो आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपण हुआ था। इनसैट 1983 में, IRS 1983 में और नाविक जो है 2016 में। ये सारा काम किसका है? इसरो का है। चंद्रयान और मंगल मिशन की बात करें तो चंद्रयान प्रथम 2008, है ना, पानी की उपस्थिति की खोज के लिए। मंगलयान जो है मॉम 2013 में ये प्रक्षेपित किया गया था। इसमें भी सफलतापूर्वक हम पहुंच गए थे वहां पे और पहला भारतीय मिशन था मंगल पे पहुंचने वाला सफलतापूर्वक। चंद्रयान द्वितीय 2019 में सतह पर उतरने का प्रयास किया गया था, है ना, लेकिन उतर नहीं पाया था, बड़ा ही दुख हुआ था। लेकिन चंद्रयान 3 के साथ हमने ये रिकॉर्ड बना लिया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। 2023 का ये बात है। मानव अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो गगनयान जो भावी मिशन है इस संस्था का 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। गगनयान, है ना, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे। अन्य मिशन की बात करें तो PSLV C-37 104 उपग्रह इसमें हमने भेजा था। कुछ किराए पे था, सारा हमारा नहीं था, तो कुछ दूसरे दूसरे देशों का भी किराए पे हमने लॉन्च किया था। बहुत कम, मतलब उनके हिसाब से बहुत, हमने तो बहुत कमाए थे पैसे, लेकिन बाकी विश्व के हिसाब से आपको पता है कि हम बहुत कम पैसे वाला काम करते हैं, बहुत चीप हमारा होता है सर्विस। या कोई भी चीज भी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा आगे आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा कि हॉलीवुड फिल्में जितने में बनती है, हमारा एक इतना बड़ा बड़ा अंतरिक्ष मिशन सफल हो जाता है उतने में। तो PSLV C-37 से हम 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे, जिसमें कि बहुत सारे देश के भी उपग्रह थे। हमने उनसे किराया लेके उनको लॉन्च किया था और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। आदित्य L1 की बात करें तो भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन। एक्सपोसैट भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित पोलारिमेट्री मिशन था। प्रक्षेपण यान की बात करें हम तो इसरो के पास कई प्रकार के प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट है। PSLV, है ना, पृथ्वी अवलोकन और छोटे उपग्रह के लिए होता है। PSLV C-37 ने 104
उपग्रह को लॉन्च किया था और विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारी संचार उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्का वाला के लिए जीएसएलवी होता है, ठीक है? चंद्रयान 3 को इससे हमने जीएसएलवी से लॉन्च किया था, एमके 3 से। एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे उपग्रह के लिए कम लागत वाली ये लॉन्च प्रणाली है। आरएलवी, ये स्पेस शटल जैसे पुनः उपयोग करने योग्य रॉकेट तकनीक पर काम कर रहा है अभी। आरएलवी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं, तो गगनयान मिशन है हमारा 2024-25 का। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान प्रथम, वेनस मिशन 2025-26 के लिए हमने इसको टारगेट रखा है, शुक्र का अध्ययन करने के लिए। चंद्रयान 4 2026 के लिए प्रस्तावित है, चंद्रमा से सैंपल लाने का योजना है इसके तहत। मंगलयान 2 मार्स ऑर्बिटर मिशन 2026 के बाद का है, मंगल की गहन खोज के लिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो इसरो कई देशों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, जैसे नासा के साथ और रॉसकॉस्मोस के साथ, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, यूएई के साथ, जापान और इन सब के साथ, है ना? जापान के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ मिलकर हम काम किए हैं और करते भी हैं। आर्थिक योगदान और बजट की बात करें तो इसरो को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले मिशन बनाने के लिए जाना जाता है। इसरो के मंगलयान मिशन की लागत हॉलीवुड की फिल्म हॉलीवुड की जो फ़िल्म थी इंटरस्टेलर, उसके लागत से भी कम में हमने मंगलयान मिशन बना दिया था। इसरो स्टार्टअप चलिए ये सब देख लीजिएगा। मेक इन इंडिया को भी ये बढ़ावा देता है। महत्वपूर्ण संस्थान और केंद्र, इसरो के कई अनुसंधान और लॉन्च केंद्र है। इसरो मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्च स्थल है ये। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये तिरुअनंतपुरम रॉकेट डेवलप करने में का काम करता है। भारतीय दूरसंवेदी संस्थान हैदराबाद पृथ्वी अवलोकन के लिए, और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, ये बेंगलुरु उपग्रह ट्रैकिंग है। इसरो बनाम अन्य स्पेस एजेंसियां, कब कब किसका स्थापना हुआ है ना, और उसके प्रमुख मिशन। इसरो 1969 में स्थापना हुआ था इसका। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान ये हमारे प्रमुख मिशन है। नासा अमेरिका का है, 1958 में स्थापना हुआ था। अपोलो, आर्टेमिस और जेम्स वेब ये इसके प्रमुख मिशन है। कॉस्मोस सॉरी रॉसकॉस्मोस रूस का है, 1992 में स्थापना हुआ था। सोयूज और लूना मिशन। ईएसए 1975 में रोसेटा और गैलीलियो। सीएनएसए चीन का है, 1993 में स्थापना हुआ था इसका, और तियानवेन प्रथम और चांग ए है इसका। इसरो सबसे सस्ती और प्रभावी अंतरिक्ष एजेंसी में से एक मानी जाती है। इन सबसे सस्ता हम बनाते हैं। एफिशिएंसी में कोई भी कमी नहीं होता है, लेकिन हम सबसे सस्ता बनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह है आपका कोलकाता में। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। इसका नाम पहले दमदम हवाई अड्डा था। 1924 में ये खुला था। 1566.3 एकड़ में ये फैला हुआ है। साल भर में आप देखेंगे 26 मिलियन यात्रियों को ये सेवा देता है, मतलब आने जाने का काम करते हैं 26 मिलियन यात्री। 49 घरेलू और 15 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान यहाँ से यानें भरती हैं। ठीक है। इस हवाई अड्डे ने 1975 में अपना पहला एयरलाइन कार्गो टर्मिनल खोला था। हवाई अड्डा हम देख लेते हैं, कुछ भारत के जो प्रमुख है आपसे पूछे जा सकते हैं। जब यहाँ एक पूछा तो आपसे और भी पूछ लेगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। इसका महत्व क्या है? यह भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हब भी है। मतलब हवाई अड्डा है, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट आती जाती है यहाँ से। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। ये हवाई अड्डा अपने उच्च यात्री यातायात और वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए जाना जाता है। देखिए, आपको याद रखना है बस कि ये कहाँ पे है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? दिल्ली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना, तो ये मुंबई में होगी क्या? नहीं, दिल्ली में। तो ये एक हिंट मिल गया आपको। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से थे तो महाराष्ट्र मुंबई हो गया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है। अच्छा, ये इसका महत्व है कि ये हवाई अड्डा पर्यावरण के प्रति जागरूक है और इसके पास दुनिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है।
कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? कोची। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, कोची केरल में है। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हर जगह नहीं मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। ये दक्षिण भारत का प्रमुख हवाई अड्डा है, खास करके कार्गो परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको माना जाता है। चाणक्यपुरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, चौसे चाणक्य चौसे चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में है। ये हवाई अड्डा दक्षिण भारत का प्रमुख एयरपोर्ट है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बट आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है। पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे मतलब महाराष्ट्र में हो गया भाई, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो नाम से ही पता चलेगा आपको, जयपुर राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पे पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला। सिर्फ प्रथम महिला पूछता तो एनी बेशेंट हो जाती, लेकिन भारतीय महिला पूछा है, ठीक है। भारतीय पूछा है तो ये बन जाएंगी सरोजनी नायडू। देखिए, सबसे पहले तो 1917 में ये बनी थी। 1917 में कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता। और ये कब बनी थी? 25 में। 1925 में ये कानपुर अधिवेशन था। कानपुर। कौन सा अधिवेशन था? ये कानपुर था। आईएनसी का ये सारा अधिवेशन था। आईएनसी का कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में। तो ये 17 में, ये 25 में। ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला, लेकिन ये भारतीय महिला हो गई, ठीक है। चलिए, ये हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री में, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया हमने, क्योंकि आईएनसी के प्रमुख अधिवेशन में क्या क्या, मतलब कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जहां पे कुछ विशेष कार्य किए गए, तो वो आपको ध्यान रखना है। पूरा लिस्ट आपको हिस्ट्री वाले मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ को आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। ये बहुत आपको मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा है और आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही है यहाँ पे, बिल्कुल आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। कभी कभी एग्जाम का पेपर आपके सिलेबस से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पीवाईक्यू है ये तो सीधे आया हुआ क्वेश्चन है, और जो सवाल आया हुआ है उसी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ सकता है ना रेलवे, अगली बार जो भी एग्जाम होगा तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ देगा बेशक, है ना, लेकिन इस फील्ड को नहीं छोड़ सकता है। कर्नाटक गायक से, कर्नाटक संगीत से वो सवाल नहीं छोड़ सकता। तो जब भी कर्नाटक गायक आया, कर्नाटक संगीत से सवाल पूछा है, तो हमने बढ़िया से डिटेल देख लिया है। तो अब कर्नाटक संगीत से कोई भी सवाल पूछेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर किसी सब्जेक्ट का वो पार्टिकुलर सेक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से रेलवे सवाल पूछता आया है, उन सब का डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में। तो आप इसको जरूर हमारे वेबसाइट से या फिर हमारे टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, मतलब परचेज कर लीजिएगा। तो पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ में आप में से जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं वो उसकी उससे आप अपडेट रहे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक गायक को भारत की कोकिला कहा जाता है? देखिए, इससे पहले ही हमने पढ़ा है ना, दूसरे या तीसरे सवाल में ही था, हमने पढ़ा है कि भारत कोकिला किसको कहा जाता है। कर्नाटक गायक को भारत कोकिला या फिर कर्नाटक गायक की कोकिला कहा जाता है। तो सुब्बुलक्ष्मी जी को आपको हमने बताया था, सुब्बुलक्ष्मी। कर्नाटक संगीत की भारत कोकिला कहते हैं, कर्नाटक संगीत की भारत कोकिला। कर्नाटक संगीत की भारत कोकिला, ठीक है। कर्नाटक की गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। उन्हें गीतों की साम्राज्ञी भी कहा जाता है, गीतों की साम्राज्ञी भी सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। एम सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली थी। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। निधन इनका 2004 में चेन्नई में हो गया था। इनको एम एस अम्मा भी कहा जाता है। एम एस अम्मा गीतों की साम्राज्ञी, कर्नाटक संगीत की कोकिला या भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला के नाम से वो भी जानी जाती हैं सरोजनी नायडू जी भी, याद रखिए, बहुत अच्छा कविता पाठ करती थी वो।
1998 में इनको भारत रत्न मिला है। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली हस्ती है ये। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली हस्ती है या पहली व्यक्ति है, आपको ये याद है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार है। कर्नाटक संगीत की रानी भी इनको कहा जाता है, अम्मा भी इनको कहा जाता है, भारत कोकिला भी इनको कहा जाता है और गीतों की सम्राज्ञी भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 से सम्मानित किया गया है। एशिया के प्रथम संगीतकार हैं जिनको कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है इस फील्ड में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने यूएनओ में भी गाया है, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी से जुड़ी कुछ खास बातें, उन्होंने सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर से संगीत, कर्नाटक संगीत और पंडित नारायण राव व्यास से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने प्रदर्शन किया था, यानी कि प्रस्तुति दी थी अपना 1966 में, तो याद रखिएगा ये भी एक रिकॉर्ड बन जाता है। 1974 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। सरोजनी नायडू को भी भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू एक कवित्री थी, कवि थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और राजनीतिक नेता तो थी ही। उन्होंने अपनी कविताओं की संगीतमय गुणवत्ता और कल्पना के कारण उनको भारत की कोकिला कहा जाता है। बहुत अच्छे से गाती थी वो। चलिए, अब आपके जेई के 5 सवाल बचे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं और इसके साथ आपका ये पीडीएफ समाप्त हो जाएगा। एक पॉलिटी बच जाएगा, सॉरी आपका एक इकोनॉमिक्स बच जाएगा, उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। तो मेजर ये आपका कंप्लीट हो चुका। देखिए, भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये गोपी चंद थोरा थोटा कुर्रा, गोपी चंद थोरा कुर्रा, छोटा कुर्रा। गोपीचंद थोटाकुर्रा ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी जो थी ब्लू अमेजिन ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की खोज की। भारत के पहले नागरिक हैं अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद। 26 अगस्त 2024 को इन्होंने ये कारनामा किया है ना, और इनका स्वागत भी किया गया भारत में जब आए तो दिल्ली एयरपोर्ट पे। अगला आपको बस इसमें नाम नाम याद रखना है कि भाई कौन से हमारे देश के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं, तो गोपीचंद, गोपीचंद, ठीक है। वर्ष 2019-20 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हाँ ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा। बड़ा राज्य भी है ना, सबसे बड़ा इसका नेटवर्क है, जो राष्ट्रीय औसत है उसका लगभग 2 गुना है। बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क देश का सबसे बड़ा है। चारों दिशाओं तक रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। हर जिले में रेलवे नेटवर्क है। रेल में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। विभिन्न हिस्सों से, भारत के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न हिस्सों को भारत के 5 रेलवे जोन से ये मिलता है। ये जोन कौन कौन सा है? उत्तरी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को भारत के 5 रेलवे जोन से सेवा मिलती है। ये 5 रेलवे जोन कौन कौन सा है? ये आपका उत्तरी रेलवे हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा और पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा। देखिए, जब भी ये रेलवे का आपको हेडक्वार्टर याद करना है तो आप ऐसे एक ड्रॉ कीजिए, देखिए कैसे आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको क्या बोला है? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे मतलब हो गया आपका ये वाला उत्तर रेलवे। चलिए पहला। दूसरा, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्व, ये पूर्व हुआ, ये उत्तर हुआ, यानी कि इसके बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, ये जुड़ता है। अब देखिए, ये मैप हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ से ये थोड़ा सा एक आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे आप ये शब्द को पढ़ते तो नहीं याद होता, लेकिन ये आपको इमेज दिमाग में है, मतलब आपके फिक्स हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे, ये पूर्व की तो बात हो रही है, थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, पूर्व मध्य यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गया पूर्व मध्य। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर हो गया, उत्तर मध्य रेलवे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 3 लिख देती हूँ मैं, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और एक हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। तो एक ये पूरा हो गया ना, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि कुछ इसके बात कर रहा है। बस अपने हिसाब से एक ड्रॉ कर लीजिए।
देखिए, अब आपका जो दिमाग है कंफ्यूज भी होगा तो इतने दूर में होगा। आपको साउथ का या साउथ मध्य का कोई कहेगा तो आप बिल्कुल उसको काट देंगे। तो एक हो जाएगा आपका पूर्व, मध्य, यहाँ पे उत्तर, मध्य, यहाँ पे पश्चिम, मध्य। 3 तो मध्य-मध्य से हो गया, 1 आपका उत्तर हो गया और यहाँ पे 1 पूर्वोत्तर हो गया। तो 5 कितने अच्छे से ज़ोन आप याद कर लिए। इसी तरीके से जब भी इसका ज़ोन और हेडक्वार्टर आपको याद करना हो, तो ऐसे एक मोटा-मोटी आप ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद बनाएँगे। तो लिख के कि इसके आसपास कौन-सा शहर है, आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। कभी वो सवाल में रहा तो हम उसको भी याद कर लेंगे। बताइए तो आपको 5 ज़ोन कितने बढ़िया से याद हो गया ना जो आपका उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इसके बीच का, एक इसके बीच का, एक इसके बीच का। कितना मोटा-मोटी आपको 5 याद हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? ऐसे आप नाम पढ़ते तो पढ़ते ही रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रभावी विधि है? विधि नहीं पूछा है, पूछा है कि सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन-सी है? मीन्स इसमें 5 जो 4 जो विधि दिया हुआ है, वो विधि हो सकता है प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने का, लेकिन सबसे प्रभावी विधि कौन-सी है ये पूछा है आपसे। तो देखिए, जो पुनर्चक्रण होता है या फिर रिसाइक्लिंग होता है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक बार आपने प्लास्टिक को यूज़ किया, फिर से उसको रिसाइकिल करके हम फिर से उसको यूज़ कर लेंगे, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना। प्लास्टिक अपशिष्ट को भराव क्षेत्र में डंप करना बिल्कुल नहीं, है ना? प्लास्टिक गलता नहीं है। आप कभी देखेंगे कि आप जहाँ पे हम लोग कुछ कूड़ा-कचरा जमा करते हैं, आप देखेंगे कि साल 2 साल पहले से आप जमा कर रहे हैं, फिर भी आप जब खुदाई करेंगे, तो प्लास्टिक 2 साल पहले का भी उसमें दबा मिल जाएगा, गलता नहीं है ना? प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना बिल्कुल नहीं, ये वायु प्रदूषण का कारण बन जाएगा। यहाँ पे डंप करेंगे तो ये सॉइल प्रदूषण करेगा, ये वायु प्रदूषण करेगा। डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग का उपयोग, ये सब ज़्यादा प्रभावी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या हो सकता है? प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग। देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए रिसाइक्लिंग सबसे प्रभावी तरीका में से एक माना जाता है। इसके अलावा एकल प्रयोग एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना भी कारगर उपाय माना जाता है। मतलब रिसाइकल तो उसी को करेंगे ना जो रिसाइकल करने लायक होगा। जो हम सब्जी वगैरह के लिए जो पॉलिथीन लेके आते हैं, है तो वो प्लास्टिक, लेकिन उसको रिसाइकल नहीं कर पाता है आदमी। ठीक है? तो वो हमारा एक बार बन गया तो वो वेस्ट बन के ही एक बार यूज़ होगा, 2 बार यूज़ होगा, लेकिन वो बाद में क्या हो जाएगा, वेस्ट बन के ही हमारे पर्यावरण में घूमता फिरेगा। एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे, जिसका कई बार हम इस्तेमाल कर पाएँगे, रिसाइकिल कर पाएँगे, उसका बेहतर यूज़ होगा। तो अगर ये चाहते हैं तो फिर इसको मना करना पड़ेगा। रिसाइकिल करने के लिए आपको एकल इस्तेमाल वाला प्लास्टिक मना करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब रोकना पड़ेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि रिसाइक्लिंग जो होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है और इसके साथ ही आपको एक और तरीका अपनाना है कि आप सिंगल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर दें। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल ना करें, पुनः प्रयोज्य या पुनर्चक्रण सामग्री का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के बजाय धातु या कांच के कंटेनर में भोजन रखें, बिल्कुल। स्टोर से खरीदे गए खाद्य पदार्थों के जार को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करें, ये भी बेहतर हो सकता है। रिसाइकलिंग डिब्बे आसानी से उपलब्ध हों और उन पर स्पष्ट रूप से लेबल लगे हों। मतलब कि वो रिसाइकल हो सकता है या नहीं, उसका पूरा स्पष्ट उसपे प्रमाण हो, लेबल हो। कर्मचारियों को रिसाइक्लिंग के बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल सामग्री का इस्तेमाल करें। जैसे अगर छोटी-छोटी चीज़ जैसे हम शैम्पू खरीदते हैं या फिर छोटी-छोटी जो पैकेजिंग होती है किसी भी चीज़ का, अगर उसमें ज़्यादातर पेपर का इस्तेमाल किया जाए तो वो डिकम्पोज़ हो जाता है ना? कंपोज़ हो जाता है, कंपोस्टेबल होता है मतलब मिट्टी में वो सड़-गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। तो वैसे चीज़ का कंपोस्टेबल सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल जो हो। पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलें, कॉफ़ी के कप और कंटेनर लाने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करें जिसका कि हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पिया, फेंक दिया आपने, एक बार इस्तेमाल किया, फेंक दिया, वैसे चीज़ों का इस्तेमाल कम करना बंद करना चाहिए। कचरा इकट्ठा करने और छाँटने की एक ठोस प्रणाली भी होनी चाहिए। जैसे आजकल कचरा वाला आता है तो वो बोलता है कि एक प्लास्टिक वाला जो है अलग रखें आप, गीला कचरा एक जगह रखें और जो सूखा कचरा होता है उसको एक जगह, ताकि उससे वो अपना कचरा जो है रिसाइकल करने लायक जो भी चीजें हैं उसको छांट पाए। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक संगठन के साथ सहयोग करना भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है?
निजी क्षेत्रक नहीं है, सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, और निजी होती है मतलब प्राइवेट हो गया, है ना? चलिए, इसमें निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है मतलब सार्वजनिक पूछ रहा है, तो देखिए बजाज तो निजी ही हो जाएगा, डाबर निजी हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील हो जाएगा, लेकिन ये भेल गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती है। देखिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की एक निजी कंपनी है, ये सार्वजनिक कंपनी है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, इस वजह से इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। टिस्को की स्थापना डोराबजी टाटा ने किया था 26 अगस्त 1907 को। भारत की एक प्रमुख स्टील कंपनी है, झारखंड के जमशेदपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है ये, है ना? सरकार के स्वामित्व और संचालन होने वाले उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। जो सरकार के नियंत्रण में ना हो, सरकार की तरफ संचालित ना हो, वो निजी हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी होती है उसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता है, समाज सेवा भी होता है ना? अपने सरकार अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कर और अन्य तरीके से धन जुटाती है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वे कंपनी है जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत सरकार के पास होता है। कुछ आपको कंपनी का नाम भी यहाँ पे याद रखना है। ये जो है अलग-अलग फील्ड में काम करती है, जैसे ऊर्जा से संबंधित, परिवहन, बैंकिंग, रक्षा या खनन से संबंधित कंपनियां हो सकती है। को याद रखना है कि जो इस क्षेत्र की कंपनी होती है वो 2 प्रकार की होती है। मतलब 2 क्या 3 प्रकार बोल सकते हैं। अब देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम हो गया, है ना? जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया, है ना? यूटी जीएसटी हो गया, तो इसी तरीके से सीईएसयू हो गया, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। इसमें आपका आईओसी आ जाएगा, ओएनजीसी आ जाएगा, भेल आ जाएगा, सेल आ जाएगा, सीआईएल आ जाएगा, ये गेल आ जाएगा, है ना? राज्य मतलब इसका सेंट्रल गवर्नमेंट देख रेख करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कंपनियां, इसको राज्य देख रेख करती है, राज्य के अधीन होता है। ये कौन सा हो गया आपका? केपीसीएल, पीएनपीएल हो गया, एमएसआरडीसी हो गया, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कोई पार्टिकुलर स्टेट इसकी देखरेख करती है। पीएसयू के भी प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इनके आकार, इनकी जो आय व्यय होता है उसके हिसाब से इनका वो ये डिवाइड किया गया रहता है। ये तो आपका ओनरशिप के हिसाब से कि कौन देख रेख कर रहा है उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, स्टेट और आपका केंद्र, है ना? और ये होता है उनकी क्षमता के अनुसार, उनका कितना बड़ा आकार है, कितना उनका नेटवर्थ है, उसके हिसाब से। तो एक नवरत्न होती है, एक मिनी रत्न होती है, एक महारत्न होती है, और एक अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानना होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, गर्भ निरोधक किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है? तो ये प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। इसका देख लीजिएगा विशेषता। प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उदाहरण भारत के मतलब ये सारे प्रोग्राम है जो प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है। भारत सरकार के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, देखिए इसके फायदे क्या होते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभ क्या होते हैं? तो गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी इससे मिलती है, गर्भ निरोधक के बारे में, विकल्प के कौन कौन से विकल्प है गर्भ निरोधक के, वो उसकी जानकारी मिलती है। यौन संचालित जो रोग होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं, उस पे उसकी जांच हो पाती है, इलाज में सुविधा होता है, उस पे कंट्रोल किया जाता है। गर्भावस्था परीक्षण और परामर्श, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के मतलब लगातार जो जांच पड़ताल होता है उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। तो इन सब में भी इससे ये जो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम, इसका ये भी एक लाभ होता है। ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल हो गया, पालन पोषण या गोद लेने गर्भपात से जुड़ी जानकारियां इसके थ्रू मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। तो हमने स्टैटिक जीके भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया डिटेल के साथ। तो आप इस पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिएगा। बहुत ज्यादा आपका प्राइस तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महंगी महंगी किताबें आप खरीदते हैं ना, उससे ज्यादा ये फ्रूटफुल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।